बाबा साहब ने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने फॉरेन पॉलिसी में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने चाइना के बारे में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने वाटर मीन्स ऑल एस्पेक्ट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के बारे में बहुत अच्छे से काम किया है। कश्मीर के नाम से हमारे 3 युद्ध हो गया, फिर भी आज कश्मीर है। व्हाट इज द रीजन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की सुरक्षितता, देश की एकता और अखंडता के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए, बहुत सारे लोग इस पे चर्चा नहीं करते। प्रपोजल बाबा साहब का था कि एक ही लैंग्वेज के अगर 2-3 स्टेट होते हैं तो उसमें लैंग्वेज के नाम से इंटरेस्ट क्राइसिस नहीं होगा, जैसा आज है 1 वोट 1 वैल्यू, सिंगल जुडिशियल सिस्टम, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सिंगल सिटीजनशिप. So this is the beauty of the Constitution and beauty of the Baba Saheb Ambedkar, and that's why, as long as this is there, this is the relevance of Baba Saheb Ambedkar. आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, डॉक्टर विजय खरे सर। डॉक्टर विजय खरे सर डायरेक्टर इंटरनेशनल सेंटर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ से आए हैं और सर के बारे में विशेष कहूँ कि वो सीनियर प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ और डीन है फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटीज SPPU। सर का एक बहुत गहरा अध्ययन है हमारे डिफेंस सिस्टम पर, हमारे सिक्योरिटी पर, जो बहुत ही सेंसिटिव ऐसा ये सेगमेंट माना जाता है इस संदर्भ में। और सर ने काफ़ी रिसर्च किया है और सर का एक महत्वपूर्ण थॉट है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का थॉट था देश के सिक्योरिटी के संदर्भ में, डिफेंस के संदर्भ में और इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में। साथ ही साथ उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में भी डिफेंस में उनकी क्या भूमिका थी, इस पर भी काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। तो हम सर से जानेंगे अलग-अलग मुद्दों पर उनकी राय और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो डिफेंस का सेगमेंट है, ये इतना महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारे देश के लिए है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, ये देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जो आइकॉन है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम नेशन बिल्डर भी कहते हैं, उनके संदर्भ में क्या थॉट्स हैं? सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपने एक ऐसे क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है कि जो क्षेत्र वैसे तो हमारा एक समय क्षेत्र था, लेकिन आज आपने उस क्षेत्र में अपने आप को एक मास्टरी आपने उसमें की है और हम जानना चाहेंगे कि ये करते समय आप जब जब आपने ये सेगमेंट को सिलेक्ट किया, तो क्या आपके मन में था कि मैंने इसी सेगमेंट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और लोगों को गाइड करना है? धन्यवाद अमन जी। पहले तो मैं बहुत दिन की मेरी तमन्ना थी कि आपके चैनल पे आके ये सब्जेक्ट पे मैं बात करूं। आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसलिए मैं पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके थॉट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, thoughts related to defense policy, thoughts related to foreign policy, thoughts on Ambedkar on Thoughts on China, Pakistan thoughts on Pakistan, and China. internal security, foreign policy, Yes. ये सब जब मैं मास्टर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कर रहा था, उसी दौरान एक मुझे इलेक्शन कैंपेन के बारे में थोड़ा पता चला और हमें खुद यूपी के इसमें पहले टाइम जब देखा, पेंटिंग कर रहा था मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में, तो आई रियलाइज दैट टाइम कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीपल, है ना। जब हम यूपी में जाते थे तब लोग बोलते थे ये कौन है दाढ़ी वाले, ये कौन है ना। दैट वाज द थिंकिंग अबाउट आवर लीडर्स। एंड तो मास्टर होने के बाद जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो मुझे लगा कि हम अगर रिसर्च करें तो ऐसे टॉपिक पे करें ताकि उससे नए जनरेशन को कुछ मिले। देन आई चोजन द टॉपिक ऑन थॉट्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, जो पुणे यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो हमारे दलवी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन पे हमने ये रिसर्च किया। उसके बाद रिसर्च खाली PhD डिग्री नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ करे, तो पहले पूरा लिटरेचर को मैंने पब्लिश किया। अच्छा। और उसके बाद 2006 में मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से थोड़ा सा जब चेयरमैन थे, उन्होंने जो स्कीम बनाई थी इपोक मेकिंग, वहाँ से सेंटर्स
आई गॉट इट फ्रॉम यूजीसी एंड 2006 से तो 2016 तक उसको अम्बेडकर चेयर के साथ अच्छा सा उसको लिंक करके जब मैं डीन बना 2016-17 में, तो स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी में हमने इस्टेब्लिश किया। और हम मुझे खुशी है कि यही टॉपिक पे अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में MA in Ambedkar Thoughts, Baba Saheb Ambedkar Thoughts in National Security, and postgraduate diploma in Ambedkar Thoughts in National Security, and one more important course MA Social and Public Policy. अच्छा, ये 3 प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया और ये पहला डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट जो बाबा साहब के ऊपर काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है, आपको इंडोनेशिया के 2 बच्चों ने अच्छा। मास्टर्स किया है। हाँ, एक बच्चा अभी भी पढ़ रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ते हैं और मुझे बहुत खुशी है। कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर इन द प्रेजेंट टाइम। जैसे कि आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हाँ, उसके पहले कारगिल हुआ है, हाँ, उसके पहले 71 का युद्ध हुआ है, 65 का वॉर हुआ है, 1947 का वॉर विद पाकिस्तान हुआ है। करीब करीब 4-5 युद्ध होने के बाद भी कश्मीर और पाकिस्तान का जो मसला है वो नहीं रिजॉल्व हो पा रहा है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो थॉट्स है, हाउ इट इज रिलेवेंस इन अ प्रेजेंट टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपके उसके ऊपर मैं आऊँगा। सेकंड, उसके साथ साथ जो चाइना है, उनके साथ भी हमने 62 में वॉर हुआ है, बीच में गलवान और ये हुआ है। और अभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो शायद ये क्राइसिस की वजह से थर्ड वॉर होगा, ऐसा आपको लगता है। और इसी चीज पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा काम किया है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, बाबा साहब अम्बेडकर को खाली मसीह ऑफ दलित्स और अभी अभी बोलने लगे कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो बाबा साहब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बोला है, बाबा साहब ने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने फॉरेन पॉलिसी में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने चाइना के बारे में बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने वाटर मीन्स ऑल एस्पेक्ट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के बारे में बहुत अच्छा सा काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि व्हेन ही वाज द मेंबर ऑफ वॉर काउंसिल 41 में, तो रिवाइवल ऑफ महार बटालियन आपको उनके बाबा साहब अम्बेडकर ने की देन है। लेकिन जो मैसेज दिया था बाबा साहब ने कि आप इंडियन लोगों ने ही ब्रिटिश के साथ रह के वर्ल्ड वॉर 2 में रहना चाहिए, उसका मैसेज ये था कि एक बार ये युद्ध खत्म हो तो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा और इंडिपेंडेंस के साथ हमें हमारे पावर, पॉलिटिकल पावर भी मिल जाएंगे। अच्छा, दैट वाज द मैसेज। उन्होंने ये बात की थी। दूसरा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच जिस थी, जो उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक्स लिखा है, उस बुक में जिस तरह से उन्होंने आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल उसका जो स्ट्रक्चर दिया है, मॉडल दिया है, ये दोनों देश का क्या प्रॉब्लम है। आज हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी होती है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, है ना। 11-11 लोग खेलते हैं और लेकिन हम एक 100 बिलियन पॉपुलेशन उसको इमोशनल रहते हैं। बाबा साहब ने उस दिन उस टाइम उन्होंने कहा था उस बुक में कि कश्मीर जो है या भारत और पाकिस्तान का बीच का जो मसला है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड। ये कोई ऐसी कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, ये 2 आइडियोलॉजिकल गुट का झगड़ा है। आइडियोलॉजिकल गुट का झगड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में है, बाबा साहब ने कहा कि जहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल इनका क्राइसिस है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग कि अभी नाउ वी आर इन अ पावर, one time it was the time we were under the rulers of minority. Exactly. Now we are in a majority, we are in a power, and whatever we said that should be accepted by the someone minority. और माइनॉरिटी के मन में ये है कि अगर हम एक जमाने में हम रूलर्स थे और अभी नाउ वी आर इन अ माइनॉरिटी, तो उनके मन में जो है ये द्विधा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत पाकिस्तान जो मसला है
इट इज़ अ क्राइसिस बिटवीन मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। अगर उसको रिजॉल्व करना है तो उसमें पूरा उन्होंने उस बुक में एक, जिसको हम स्ट्रेटेजिकली सामरिक तरह से सुरक्षा के अंगन से बाबा साहब ने उस किताब में दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बहुत सारा मनन जो है या उसके बारे में जो थिंकिंग है वो नहीं हो पाई, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, हमारे पड़ोस के साथ हमेशा युद्ध है, झगड़ते और रहते हैं। जहां हम 5-5 लाख करोड़ के ज़्यादा हम डिफेंस में खर्चा करते हैं दोनों देश के सिक्योरिटी के मायने में। हम्म। उसी उसमें एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसा आपने कहा कि ये दो आइडियोलॉजी का क्राइसिस था, सेम बाबा साहब के साथ भी इतनी जनता थी उस समय, उन्होंने शायद इस बारे में कभी सोचा नहीं। ये भी उनका एक बहुत बड़ा एंगल था कि वो बड़े देशभक्त थे, उनके वो चाहते थे तो शायद एक अलग दलित सेपरेट स्टेट बना सकते थे। हाँ, लेकिन उनका यही है कि उनके जो पूरी थिंकिंग प्रोसेस है, उनको ये भी पता था कि दलित स्टेट बनने से पहले हमारा जो आइडियोलॉजिकल जो है ना, क्योंकि बुद्धा की लैंड है, हाँ, और बुद्धा की लैंड में हमें पीस चाहिए है, हाँ, तो उस एंगल से उन्होंने उसको देखा है, और वो जो थिंकिंग है दैट रूटेड फ्रॉम दैट। दूसरा सबसे अच्छा जो बात नहीं करते चाइना के बारे में, हाँ, 1954 में जब हमने पंचशील एग्रीमेंट किया था, ये सम एक्सटेंट इट इज़ रियलिटी कि उस टाइम का जियो पॉलिटिक्स, उस टाइप का इंटरनेशनल रिलेशन, उस शीत युद्ध की स्थिति थी, और उस टाइम के ग्लोबल पर्सपेक्टिव से वो एग्रीमेंट दैट वाज, बट स्ट्रेटेजिकली बाबा साहब ने पंचशील एग्रीमेंट को स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा क्रिटिसाइज इसीलिए किया था हाँ, हाँ, कि आप फॉरेन पॉलिसी जब फ्रेम करते हो तो फॉरेन पॉलिसी में इट शुड बी रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट। यस, आप 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया ऑन 5 प्रिंसिपल, कोऑपरेशन है, कोएग्जिस्टेंस है, ऑन दैट लाइन। तो ये होने के बाद 1959 में दलाई लामा को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया, एंड 62 को वॉर हुआ। रिजल्ट इज फ्रॉम लास्ट several years, 50 means 62 to till date, अभी हमारा जो मेन एडवाइजरी है और जो मेन शत्रु है या हम एनिमी बोलते हैं वो चाइना है। यस, तो चाइना एंड पाकिस्तान, ये दोनों बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ही हैज डेवलप अ थ्योरेटिकल स्ट्रेटेजिकल आर्ग्यूमेंट, बट उसके बारे में कोई हम पढ़ाई करते नहीं या पढ़ने देते नहीं या हम खुद पढ़ते नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थॉट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने जो कुछ स्ट्रेटेजिकल इंटरवेंशन की बात कही थी, तो उसमें क्या था ऐसा कि जिसको अगर एक्सेप्ट करें तो शायद ये जो आज मसला अभी भी जो कायम है वो नहीं हो पाता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ही एक्सटेंशन में जब उन्होंने हिंदू कोड के बिल से जब रिजिग्नेशन दिया कैबिनेट मिनिस्टर का, तब उन्होंने 3 रीजन दिए थे। वन इज द हिंदू कोड बिल, यस, सेकंड इज द कश्मीर, एंड थर्ड इज ओबीसी रिजर्वेशन। आर्टिकल 340। तो उन्होंने कश्मीर में उन्होंने बोला कि नो वन कैन गेट अ प्रॉपर स्लीप अनलेस यू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। ओके, एट दैट टाइम उन्होंने कहा था। हाँ, if you need any Indian need a proper sleep, first we have to resolve the Kashmir issue. तो उन्होंने 3 ऐसे, जैसे कि अभी स्टेट जो कि उन्होंने दिया था कि किसी कम्युनिटी को हम एक रूम में बंदिश करके नहीं रख सकते। विश ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आवर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला था कि कश्मीर मुस्लिम है, Kashmir part is dominated by Muslim, Jammu is part dominated by Hindus, and Ladakh is part by Buddhist. आप उनको जबरदस्ती उनके कल्चर में इंटरवेंशन नहीं कर सकते हो, so you give it the autonomy. On that line he thought that how to resolve the crisis, लेकिन हो नहीं पाया, and now with force आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए, आप अभी गाजा में लीजिए, इसराइल के जो जिस तरह से चल रहा है, या यूक्रेन रशिया का वॉर ले लीजिए, या कहीं भी चले जाइए, आप इन अ फोर्स टेम्पररी पीस अचीव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। उसका क्राइसिस रूट से चले आते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि अगर आपको रिजॉल्व करना है तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें चाहिए, वो बाबा साहब ने दिया है। लेकिन उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, हिंदू कोड बिल के वजह से बाबा साहब ने रिजिग्नेशन दिया, लेकिन जो कश्मीर जो है उन्होंने वो भी है, और ओबीसी रिजर्वेशन है, उसके बारे में भी दिया। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज हमने,
दूसरा जो है अभी लैंग्वेज के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ अभी महाराष्ट्र काफी बहुत चर्चा पे लैंग्वेज मुद्दा, हाँ। लैंग्वेज और रीजनलिज्म, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरा जो नेशन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, हाँ। ही वाज ऑलवेज थॉट दैट कि हाउ लास्ट मैन मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन गेट द बेनिफिट थ्रू द डेमोक्रेसी. राइट. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप देखिए बाबा साहब का पूरा राइटिंग एंड स्पीचेस देखिए. 52 में उन्होंने पहले एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, देन 53 में दूसरे आर्गुमेंट दिया, एंड 55 में थर्ड आर्गुमेंट दिया कि अगर भारत देश में विविध राज्य का स्थापना करना है तो क्या उनको फॉर्मूला होना चाहिए. और 56 के बाद फजल अली कमीशन बैठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने स्टेट का फॉर्मेशन किया. व्हाट वाज द बाबा साहब प्रपोजल एंड व्हाट वाज द फॉर्मेशन. प्रपोजल बाबा साहब का था कि एक ही लैंग्वेज के अगर 2-3 स्टेट होते हैं तो उसमें लैंग्वेज के नाम से इंटरेस्ट क्राइसिस नहीं होगा. जैसा आज है मराठी अस्मिता है, तमिल अस्मिता है, कन्नड़ अस्मिता है. तो एक ही स्टेट से एक ही लैंग्वेज में एक लैंग्वेज फॉर्मूला ये फजल अली कमीशन ने क्या किया, वन लैंग्वेज वन स्टेट. राइट. Whereas बाबा साहब सेड वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स. राइट. ताकि जैसे मुंबई में है, हाँ, कि मेनी लैंग्वेज वन लैंग्वेज मेनी स्टेट, ये अगर फॉर्मूला होता तो आज हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वो एक लैंग्वेज के नाम से पॉलिटिकल पार्टी आ गई है. यस यस. मराठी माणसाच्या हितासाठी. सो इंटायर पॉलिटिक्स इज इन दैट गेम, है ना, पूरा सालों से वो चल रहा है. तो बाबा साहब ने ये 55 से पहले बोला था. लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया उनका जो किताब देखोगे वहां पे पूरा स्टोरी दिखा है कि हर 6 माइल पे इंडियन पॉपुलेशन इज चेंजिंग. तो अगर कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है, तो इनको यूनाइट करने के लिए उन्होंने जो प्रोविजन किया, आई विल कम लेटर ऑन, बट लैंग्वेज जो है, ये जो स्टेट फॉर्मेशन है, ये स्टेट फॉर्मेशन वी डिड इट इन ऑन दैट नेम, दैट इज अ वन लैंग्वेज वन स्टेट. अभी जैसे आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बिगर स्टेट हो गए, और साउथ के साइड में बाल्कनाइज हो गए. तो वो भी दैट वाज द क्लिक फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, दैट वाज द रियल इशू. साउथ वर्सेस नॉर्थ. और दूसरा स्ट्रेटेजिकली बाबा साहब ने ये बोला था, जैसे आपको पता हो कि पार्लियामेंट में जब टेररिस्ट ने हमला किया था, तब ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कुड बी डिस्ट्रॉयड, है ना. जैसे 9/11 का डिस्ट्रॉय हुआ, ट्विन टावर वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, अगर उस टाइम में उस हल्ला अगर सक्सेस होता था तो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कुड बी डिस्ट्रॉयड. तो बाबा साहब ने एक बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे सामने एक प्रपोजल रखा था कि इंडिया के पूरे जितने भी ट्रेडिशनल जितने भी अटैक हुए हैं वो सब खैबर खिंड से आए हैं. राइट. एंड दिल्ली इज अ कैपिटल. तो दिल्ली उस टाइम उसमें क्या था कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का बहुत गैप था, है ना. तो बाबा साहब ने कहा कि दिल्ली से पूरे हमारी हिस्ट्री बोलती है कि पूरा दिल्ली इज नॉट ए सेफ प्लेस, है ना. तो आप एक सेकंड कैपिटल हैदराबाद में कीजिए, ताकि ये जो जैसे महाराष्ट्र में सेकंड कैपिटल जो है हमारी नागपुर है, और पुणे मुंबई इज द फर्स्ट कैपिटल. तो एक यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द स्टेट, जो हमारे जो अंतर है लोगों में का, वो कम होना चाहिए. तो बाबा साहब ने कहा ये जो इंडियन कम्युनिटी जो दक्षिण विरुद्ध उत्तर ऐसे जैसे बोलते हैं, ये जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए बाबा साहब ने प्रपोज किया था सेकंड कैपिटल फॉर 2 रीजन. वन इज सिक्योरिटी पर्पज, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक पर्पज. अगर वहां से कुछ बॉम्ब कुछ अटैक हो सकते हैं तो सेकंड कैपिटल शुड बी रेडी. तो ये प्रपोजल दिया था. अभी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो थिंकिंग कि it should be, we should have it one second capital somewhere related to this. Yes. So in that context, है ना, बाबा साहब की ये जो सेकंड कैपिटल थॉट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपने देखा है कि जो मैंने डिफेंस मैन्युफैक्चर हब्स है, वन इज इन यूपी एंड वन इज इन तमिलनाडु, है ना, पूरा साउथ. ये जो लिंक स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस है, तो इसीलिए अभी उनका ये थॉट है.
थर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लोग बोलते हैं कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हमारा ये सब कुछ ये अच्छा है, इसीलिए देश टिका हुआ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देश की एकता और अखंडता के लिए जो प्रोविजंस किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देखिए, आप 47 या 50 से लेके जब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है 2025-75 ईयर्स में, नॉर्थ ईस्ट अभी भी मणिपुर में स्टेबिलिटी नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, अदर्स 5 स्टेट में ना, आसाम, बोडोलैंड, ये क्राइसिस थी, फिर भी वो ऑल स्टेट आर विथ अस। यस, कश्मीर, कश्मीर के नाम से हमारे 3 युद्ध हो गया, फिर भी आज कश्मीर है। व्हाट इज द रीजन? रीजन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की सुरक्षितता, देश की एकता और अखंडता के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए, बहुत सारे लोग इस पे चर्चा नहीं करते। एग्जैक्टली, हाँ। 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है समझ जी, वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड बाबा साहब अम्बेडकर रोल इन दैट। 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जैसे कि इन केस tomorrow China used a nuclear weapon against us, and complete disaster. Right. So that time president can use Article 352 and declare a national emergency. Okay. बराबर? For example, in future, in case जैसे 89-90 में हुआ था चंद्रशेखर के टाइम में, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होते तो प्रेसिडेंट यूज आर्टिकल 360 एंड डिक्लेयर ए नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आर्टिकल, इसके बारे में बात नहीं करते, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट बाबा साहब अम्बेडकर की ये देन है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, एकता और अखंडता। 356 जो है आर्टिकल, जैसे वन स्टेट, एक ग्रुप ऑफ पीपल, इफ दे डोंट वांट टू स्टे विथ इंडिया, जैसे कि नागालैंड के पीपल है या कश्मीर के पीपल है, और some group of people want to disintegrate with India, or there is no political stability in particular state, वहाँ पे governor can use article 356 and declare a state emergency। अब ये 3 इमरजेंसी आर्टिकल जो है, ये बाबा साहब ने सोच समझ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया। इनका जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि व्हेन दिस आर्टिकल 356, पहले 255 था, बाद में उसको ये करते करते तो 356 जब आया, तब बाबा साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1.5 दिन पूरा डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन के टाइम बहुत सारे मेंबर पूछ रहे थे कि बाबा साहब को कि बाबा आप ये इसे मत दीजिए। बाबा साहब ने बोला कि मुझे ये पूरी गारंटी है, whenever governor use article 356, he or she may use his or her consciousness, वो उनकी जो जागृति की कॉन्शियसनेस से वो यूज करें, पॉलिटिकल पर्पस से नहीं करेंगे। वो भी उन्होंने वार्निंग भी दिया था, पॉलिटिकल पर्पस से हुआ, लेकिन आज 100+ टाइम से उसका मिसयूज भी हुआ है। हम मिसयूज नहीं बोल सकते, लेकिन दैट वाज द पॉलिटिकल टाइम है ना। बट आप कश्मीर से अंडमान निकोबार तक जो हाँ एकता और अखंडता है, बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल, कि कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी फियर है कि अगर कुछ भी हो तो 356 सेंट्रल गवर्नमेंट और वो पूरा कब्जा कर सकते। आप देखिए ना, 80-90 में कितना क्राइसिस था कश्मीर में। वी कंट्रोल कश्मीर बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 356। वी कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 356। हिंदी के बारे में बीच में साउथ में प्रॉब्लम था, वी यूज्ड आर्टिकल 356। तो ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल सेंटर के लिए दिया था, और उसीलिए बाबा साहब यही था कि सेंटर शुड बी स्ट्रांग, बट स्ट्रांग बिकॉज हियर कंप्लीटली डिवाइड अमंग द पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट एंड कल्चर। सो दैट वाज द प्रपोजल। ये बारे में बाबा साहब का बहुत अराजकता हो जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, वो बोलते कि हम we can manage external threats, but how we manage internal threats, exactly। आज भी वही है, हमारी फोर्स कैपेबल है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, या उसके पहले जो भी हाल जो युद्ध है उसमें हमने देखा है कि वी कैन मैनेज आउटर एक्सटर्नल फोर्स, बट द इंटरनल जो है उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि
कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, Yes. उसके लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेस होना चाहिए, उसमें लैंड रिफॉर्म्स आना चाहिए, एग्रीकल्चर का एक कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए, स्टेट हैज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस आर द सम इम्पोर्टेंट इशू वी कैन लिंक विद द नेशनल सिक्योरिटी। अभी अनफॉर्चुनेटली हम जब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी मीन्स वेन एवर टेररिस्ट अटैक कम्स, है ना, और वेन एवर ये वॉर कम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, हाउ यूएस डिफाइन नेशनल सिक्योरिटी, उनके ट्रेड को एनी थ्रेट टू देयर ट्रेड, फॉर एग्जांपल चाइना यूएस ट्रेड वॉर, एनी थ्रेट टू देयर ट्रेड दे कॉल इट थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। आप पाकिस्तान में चले जाइए, any threat to their religion, they call it the threat to national security. But India, as per the Baba Sahib, he said, any threat to our constitution, core values, is threats to national security. And that's why, which are the core values? हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो कोर वैल्यूज है, बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस आर द कोर वैल्यूज। और इसी वजह से बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाबा साहब का जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी पे बात करना है हमें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आपने नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कहा, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी बहुत लोग इस संदर्भ में जानते नहीं कि बाबा साहब की फॉरेन पॉलिसी की दिशा क्या थी। और बार बार कभी कभी ये जिक्र आता है कि भारत, जैसे संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो गई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह की फॉरेन पॉलिसी चाहते थे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अलग अलग खंड है दुनिया में। फॉरेन पॉलिसी के बारे में इफ यू आस्क मी नाउ, अभी भी फिर भी हमारा अब आज तक 47 से लेके आज तक हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, व्हाइट पेपर भी नहीं है उसका, जो कुछ आता बीच बीच में, वॉट एवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, दिस स्पीक्स, इट बिकम अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो बाबा साहब ने यही क्रिटिसाइज किया था 54 में, व्हेन वी हैड अ पंचशील एग्रीमेंट विद चाइना। और फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर भारत सरकार, always have a relation with the where democracy is there. बाबा साहब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री से ज़्यादा हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन होना चाहिए, नंबर वन, क्योंकि दे नो द पावर ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी। उस टाइम जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस था, वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। रशिया 47 के बाद आपको 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता हुआ, बाद में शीत युद्ध शुरू हो गया। तो सोवियत यूनियन के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि हमारा जो साम्यवादी देश है, चाइना हो या सोवियत यूनियन, इनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने के लिए हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ धम्मा। और जिस देश में धम्मा का नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, उसका एंड बहुत जल्दी है, क्योंकि दे वर कॉन्सेंट्रेटेड विद द पीपल, few people, and that was the reason पूरा जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो गया। और कोलैप्स होने के अब फिर उसके अलग अलग डिसइंटीग्रेट होके आज भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। सेम विद द चाइना। आज चाइना एक तरफ से हम देख रहे हैं कि चाइना इज मोर प्रोग्रेसिंग, मोर पावरफुल, बट द सेम टाइम इंटरनल people are not happy because of the dictatorial attitude. So that can be disaster एनी टाइम, दिस कैन हैपन। चाइना के प्रेसिडेंट ने अपने आप को 12-15 साल के लिए नियुक्त भी कर लिया। तो बाबा साहब ये था कि आप डेमोक्रेसी जहाँ है उस राष्ट्र से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंस करो और उनके ऊपर भरोसा करो। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि साम्यवादी कंट्री से कॉशियस होना चाहिए। ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इनफैक्ट उन्होंने कोरियन वॉर के बारे में उन्होंने बोला था। इनफैक्ट उन्होंने ये सीएटो, सेंटो, वॉर्सा जो पैक्ट हुए थे उसके बारे में बोला था। एंड हिज थॉट्स particularly in foreign policy, he always talked that कि फॉरेन पॉलिसी में व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट वी आर जस्ट अराउंड आवर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू द पर्सन हु इज इन अ हेल्म ऑफ अफेयर्स। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड टू काउंटर दैट कि हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है
कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जो आर्टिकल 1 में ही हमने उसमें किया है उस तरह से होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, बट फिर भी बाबा साहब का ये जो सोच है हमें हमेशा उस तरह से लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि नेशनल सिक्योरिटी पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसीज पे एंड लिंग्विस्टिक स्टेट पे हम आना चाहते थे। आपने लैंग्वेज तो बात की, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट अगर अभी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे तो किस तरह से हो सकता है? आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का फर्स्ट वॉल्यूम देखिए, उसमें दिया है बाबा साहब ने कि उन्होंने प्रपोज किया था उत्तर प्रदेश में 3 डिवीजन होना चाहिए। हाँ। एक हो गया और अभी एक होने वाला हो गया। उत्तर हाँ। हरित प्रदेश उन्होंने बोला था, हाँ, लेकिन वो इज नहीं गोइंग टू हुआ। हाँ। प्रोबेबली हुआ है। उन्होंने इनका मध्य प्रदेश का उन्होंने बोला था, हाँ। जहाँ छत्तीसगढ़ गया, हो गया। रांची उनका कैपिटल बिहार बाबा का झारखंड हो गया। हाँ, वो काफी उन्हीं का समय की सोच थी। उन्हीं वही सोच बाद में अभी आया। बाद में इम्प्लीमेंट हुई। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बाबा साहब की जो सोच थी, एज लॉन्ग एज वी फॉर्मुलेट हिज थॉट, उनके रिलेटेड टू जितना भी पॉलिसी अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो इस देश में सुजलाम सुफलाम हो। जैसे कि अभी एक लैंग्वेज के नाम से कोई फाइट करता है, इमोशनली हम बहुत इमोशनली होते हैं कि बाबा ये लैंग्वेज होना है, लेकिन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, यस, प्रोफेशनल उसका एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस एंड ये उसका पूरा हमने भी नए जनरेशन को देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप जर्मनी का जो पॉपुलेशन है इज एट अराउंड 8 करोड़, नॉट मोर देन 8 और 9 करोड़, लेकिन वहाँ पे मोर देन 6,000 यूनिवर्सिटीज है। ओके। हमारे इंडिया में 140 करोड़ के जनता के लिए नॉट मोर देन है ना 1200 के आसपास यूनिवर्सिटीज है, उसमें प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर है ना 500 600 कॉलेजेस है। बहुत मुश्किल था मैनेज करना। तो मैंने तो वहाँ पे जर्मन में जाओगे तो दे इज गिविंग एजुकेशन देयर ओन लैंग्वेज, राइट। हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में उन्होंने फ्री एजुकेशन है। आप कई कोर्स मेडिकल से लेके सब कुछ वहाँ पे पूरा फ्री एजुकेशन है। तो हमारे यहाँ आप लिंग्विस्टिक की बात करते हो, लेकिन फ्री एजुकेशन, आर वी गोइंग टू गिव इट टू फ्री एजुकेशन? एक तरफ हम बोल रहे कि हमारी मातृभाषा होना चाहिए, दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा रहे हो और उसकी फीस ज्यादा कर रहे हो। जो है अभी कौन है लिंग्विस्टिक, ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस हमें अगर करना है तो वी नीड टू थिंक अबाउट द कंटेम्पररी इशू, जिसका उसका रिलेवेंस है ना, कि एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज जो है, एक मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए कि मैंने खुद मातृभाषा में से एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा हमने नहीं सीखी। कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज, और नेशनल लेवल पे हिंदी होनी चाहिए। हिंदी उस बाबा साहब ने जो दिया है, मीन्स दैट वाज अ प्रपोजल। उन्होंने बोला कि हिंदी बिकम अ नेशनल लैंग्वेज इन 1 वोट। उसका आपको पता होगा उसका हिस्ट्री, है ना, व्हेन कांग्रेस पार्टी केम ऑन रिजोल्यूशन कि इसको राष्ट्रभाषा बनाना है, तो इट वेंट टू इक्वल। तो दैट मीटिंग उन्होंने अर्जेंट किया, एंड देन एक मेंबर को बाद में बोला कि आप मत आइए। देन नेक्स्ट टाइम जब हुआ उसका इलेक्शन हुआ, एंड 1 वोट से हिंदी बिकम अ नेशनल। सो बट दैट वाज अ कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो ये जो हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। एंड कमिंग टू द इन अ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, इसको अगर ले जाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो थॉट्स है, आप हर जगह उस थॉट्स में उनका इम्पोर्टेंस है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आज हम सब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, बट नेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू डिफाइन नेशनल सिक्योरिटी, किसको बोले हम? नेशनल सिक्योरिटी मैंने जैसे बोला आपको, क्या इंटरनल, एक्सटर्नल, कलेक्टिव, ग्लोबल, रीजनल। तो सिक्योरिटी के नाम से जो चलता है, ऐसा भी नहीं हो कि कोई बोले कि ये सिक्योरिटी का इशू है। हम कॉमन मैन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, और ये करते करते हमारे बाबा साहब की भी जो सोच थी, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ये हमारे दलित मूवमेंट में ये एजेंडा होना चाहिए। यस। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में
बाबा साहब की क्या भूमिका थी, ये उस तरह से उन्होंने रखना चाहिए कि अगर ये होता था तब तो ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं होती थी। अगर ये चाइना के बारे में, अभी क्वाड के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में, जैसे अभी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत मिलके जो क्वाड बना है, क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें बाबा साहब अगर तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहब ने बोला था कि यूज ऑफ वाटर है ना, मल्टीपर्पज किसको करो, कि उसको एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करो एंड बिजली के लिए यूज करो। तो ये जो है ना, उस हिसाब से अभी हमें बाबा साहब रीडिफाइन करके हमें बाबा साहब जो नए जनरेशन को देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी और ये मुद्दे शायद चर्चा में आते नहीं। सर ने कहा कि ये हमारे पार्टी के एजेंडे के मुद्दे होने चाहिए। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा हम देखते हैं कि बाबा साहब के आपने थॉट्स को तो बहुत गहरे से समझाया, लेकिन फिर भी इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात आपने की और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बात की, जब हम अपना पड़ोस देखते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे काफ़ी कभी आर्मी सत्ता में आती है तो कभी सत्ता में वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। बांग्लादेश में हमने देखा कि नियुक्त सरकार कोलैप्स हुई और फिर आर्मी आई। ब्रह्मादेश में भी सेम हमने वही देखा। तो आप भारत के आसपास के जो देश है उसमें इंस्टेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भारत में स्टेबिलिटी से भारत हमेशा आगे आया है। तो ये एकता और अखंडता भारत में जो बनी है, ये कैसे संभव हुआ संविधान के कारण? दो चीजें हैं, एक तो एकता और अखंडता रहने का, एक मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एक है। दूसरा जो है, बाबा साहब ने बहुत केयरफुली उसमें रिलीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन, है ना, एनीवे। लास्ट 75 इयर्स में वी स्किप रिलीजन डिफरेंट, है ना। अभी क्या दैट्स नॉट बट है ना, बट घर में होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने बोला कि जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिलीजन का रोल है वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जाना ही होगा। जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, तीन टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आई, 3 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पूरा मिलिट्री को है। बांग्लादेश जिसने हमने उनको सपोर्ट किया, वही बांग्लादेश अभी इंडिया के अगेंस्ट है। म्यांमार जो खुद को बुद्धिस्ट कहता है, वहाँ मिलिट्री जुनता है। श्रीलंका जो 90% बुद्धिस्ट है, वहाँ बीच में प्रॉब्लम था। तो ये व्हाट आई एम सेइंग, जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिलीजन इज इन्वॉल्व, तो वहाँ ये प्रॉब्लम है। और बाबा साहब ने ये केयरफुली ये कि इसमें रिलीजन इज वेरी सेपरेट, उसमें कोई रोल नहीं है, पूरा सेक्युलर स्ट्रक्चर से चलना चाहिए। as long as we are in that phase, I don't think there will be a problem. But the moment you bring religion, then मैं बोल रहा हूँ अमन जी कि हमें भी ज़्यादा टाइम डिजास्टर। तो इसीलिए ये ब्यूटी है बाबा साहब की सोच की कॉन्स्टिट्यूशन में देने की, कि जिसमें उन्होंने रिलीजन को कहीं नहीं रखा। एंड दैट इज द ओनली बेस्ट पार्ट है। फर्स्ट इंडियन, वो बार बार कहते भी थे कि आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। आप देखिए ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जितने भी देश इंडिपेंडेंट, उनका ग्रोथ रेट देखिए और हमारा ग्रोथ रेट देखिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर्ड टू अदर्स कंट्री हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, बैकवर्ड कम्युनिटीज अपलीडिंग है ना। ऐसा नहीं कि नहीं है, जो और हो सकता है और स्पीड में जाएगा, लेकिन ये क्यों है, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड वी कीप आवर रिलीजन अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने बोला पहले से ही, कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया हूँ, ये उसमें वन लैंग्वेज वन स्टेट तो बोला मैं, लेकिन सिंगल जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, एंड सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। दिस आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। आप सिंगल जुडिशरी सिस्टम में आप चले जाइए यूएस में, आप यूएस में जाओगे तो स्टेट और सेंटर का बहुत क्राइसिस है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, जिसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सब कुछ है, लेकिन जब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर का मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि कैटरीना और ये जैसा आया उसका डिजास्टर, उससे पूरा सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं था। वेयरएज इन हमारे यहाँ सुनामी आई, पूरे हमने कोऑर्डिनेशन किया। सो ये क्या है, because of the single judicial system, single administrative system and single citizenship. For example,
बॉम्बे कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर इज फ्रॉम बिहार यस and some political party use that बिहार यहाँ से चले जाओ but the person who is holding that position Yes. we have to obey his order. एग्जैक्टली तो ये जो ब्यूटी है ना हाँ, ये beauty एडमिनिस्ट्रेशन है, में administration सिंगल जुडिशियल सिस्टम हाँ, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कश्मीर से अंडमान निकोबार तक एक ही एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस का कैडर है Cadre, हाँ, वही होगा वही होगा। आईपीएस का कैडर है वही होगा होगा। सर जुडिशियल सिस्टम का जो लॉज है वही होगा. That is the beauty, and that is the beauty laid down by Baba Saheb Ambedkar in the Constitution, and that is the beauty, and because of that we are developed more than others. बहुत सारे क्राइसिस को हमने वहीं पे समाप्त वही किया पे बाबा साहब ने, तो इसलिए बहुत ज्यादा अराजकता नहीं अराजक देखने बिल्कुल पाई। बिल्कुल नहीं जो हाँ। कुछ है थोड़ा बहुत हाँ, वो वी कैन मैनेजेबल वी कैन मैनेजेबल है तो बट center लेकिन को आई मीन मजबूत- ये क्रेडिट बाबा साहब को देते नहीं Yes, ये जो credit बाबा क्रेडिट साहब को है देते क्रेडिट नहीं। बाबा साहब को देते नहीं है ये नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई चर्चा नहीं करता है हाँ, ये बाबा साहब ने नेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनका ये कंट्रीब्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज नहीं करते इसीलिए हमने जो मैंने बोला ना जो आपने रिसर्च कि किया है जो हमने मास्टर प्रोग्राम रखा है Yes. उसमें हम यही पढ़ाते हाँ। हमने एक दूसरा एक यूनिक प्रोग्राम जैसे आपने थोड़ा उसका है कि हाँ। छत्रपति ये जब मैं कर हाँ, रहा आप था छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति संबंध में शिवाजी महाराज के बारे में हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम हाँ, आई थॉट दैट वी आर मिसिंग समथिंग yes, क्योंकि महाराष्ट्र के और हम जिनके इसमें हम है छत्रपति शिवाजी महाराज जब मैं वो लिटरेचर देखा तो उनके जो गवर्नेंस सिस्टम है हाँ, उनके जो कंसेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग है हाँ, उनके जो वॉर स्ट्रेटेजी है yes, उनके जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनके जो नेवल कैपेबिलिटी है उनको हम फादर ऑफ नेवल पावर बोलते हैं yes, लोग 80 महान जो है हाँ, आपको पता हो कि वाई ब्रिटिशर्स रूल्ड अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ द 80 महान का उनका जो ये था उन्होंने एक प्रपोजल दी एक थियरी डेवलप किया था okay, वो बोलता था कि हु कंट्रोल सी कंट्रोल द वर्ल्ड okay, जो कोई कंट्रोल सी पे करेगा हाँ, समंदर पे वो दुनिया को दुनिया को। लीड करेगा लेकिन हमारी मनुस्मृति में क्या था कि अगर आप सब सी के बाहर जाओगे हाँ, particularly Brahmin community are not allowed to once they cross the sea they are not getting a power वो जो श्राद्ध करने का पावर उनको वो निकल जाएगा हाँ, so that was the reason we 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हो रहा था हमारे देश के बाहर हम जानते नहीं थे। बिकॉज ऑफ द दिस बैन ऑन द सी क्रॉसिंग द सी क्रॉसिंग सी जैसे उसमें बहुत है रोटी बेटी बंदी है समुद्र बंदी है हाँ। और कुछ है लेकिन ये इम्पोर्टेंट हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट थियरी है मैकेंडर्स हार्टलैंड जैसा भी आज का जो यूक्रेन रशिया जो वॉर हो रहा है उसका रीजन ये है okay, मैकेंडर्स ने बोला है कि हु कंट्रोल यूरोशिया हाँ, इज पार्ट ऑफ रशिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप कंट्रोल द वर्ल्ड okay, और थर्ड जो है जैसे अपने ऑपरेशन में डुएट ने बोला है हु कंट्रोल स्पेस कंट्रोल द वर्ल्ड right, तो स्पेस इम्पोर्टेंट है लैंड इम्पोर्टेंट है सी सी इम्पोर्टेंट important है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मैंने जो ये सब वॉर स्ट्रेटेजी जब पढ़ा उसमें मैंने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने लैंड के बारे में बहुत अच्छा कुछ काम किया स्पेस तो उस टाइम उतना डेवलप हमारा नहीं था लेकिन पर्टिकुलर सी पावर हाँ, उन्होंने जिस तरह से विजय दुर्ग और बाकी हाँ, का जो अलग-अलग किले बनाए और जो टेक्निक उन्होंने बाई की उनसे पोर्तुगीज से वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, तो मैंने सोचा कि एक इस कोर्स किया उस पर जाए तो भी किया हमने जाए। मास्टर्स इन एमए छत्रपति शिवाजी महाराज विजन एंड नेशन बिल्डिंग Great, पूरे इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसा अच्छा। कोर्स नहीं ये जो हमने किया है बाबा साहब अम्बेडकर एमए इन अम्बेडकर थॉट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी हाँ, एंड एमए इन छत्रपति शिवाजी महाराज विजन एंड नेशन बिल्डिंग इनकी डिप्लोमा भी है हाँ, और उसमें मास्टर प्रोग्राम भी है और हम अभी फुल फ्लेज हमारा चल रहा है कोर्स तो एक अच्छा इनिशिएटिव जिसे हम कह सकते हैं कि आपने लिया है और आपने इस कोर्स को स्टार्ट किया है और नए जनरेशन को छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेशनल सिक्योरिटीज के पॉलिसीज के बारे में आप अवगत करा रहे हैं मुझे लगता है कि ये जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं शायद ज़रूर इस कोर्स में पुणे विद्यापीठ में है वहाँ पे आप जा सकते हैं और सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया है एक अंतिम सवाल पे मैं रुकूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देशभक्ति की बात आती है तो कई लोग कई सवाल भी उठाते हैं लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय अंग्रेजों ने ये कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट है दे आर इंडिपेंडेंट वो अपना चॉइस खुद कर सकते हैं वेदर
टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका अपोज किया था। इस संदर्भ में बताया और कैसे प्रिंसली स्टेट को फिर एक साथ लेके आए थे, क्योंकि 600 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे। एक्चुअली ये प्रिंसली स्टेट के बारे में थोड़ा रिसर्च होना जरूरी है। हाँ मैंने सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं। एक प्रिंसली स्टेट उसका 40,000 भी उसका ये नहीं था, वो भी प्रिंसली स्टेट वो था। था, हाँ बिल्कुल। हाँ? हाँ 2-3 ऐसे प्रिंसली स्टेट है जिसके रेवेन्यू 1 लाख से ज्यादा था। अच्छा 2-3 प्रिंसली स्टेट में एक जो आपका साउथ का जो हैदराबाद, हैदराबाद उनके यहाँ थोड़ा अच्छा था। हाँ, वो अच्छा था। और ये इधर बाकी जो प्रिंसली स्टेट नाम के प्रिंसली स्टेट्स थे, हाँ, बट फिर भी स्टेट थे और लेकिन वो स्टेट्स थे। हाँ और उनके राजा थे, उनके थे। ये उनका जो है दैट हाउ विद दिस इंटीग्रेट इन अ नेशन बिल्डिंग, ये था कि दैट टाइम रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रिंसली स्टेट का जो एक अहम था उनकी भूमिका। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि ये दिस आर द मोर देन 500-600 हाँ। प्रिंसली स्टेट, ये कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं और ये इनको डेमोक्रेसी देके वो दे विल नॉट यू नो लीड दिस कंट्री, ऐसा उनका सोच था। लेकिन बाबा साहब की पूरी जो पढ़ाई, जो थिंकिंग, पूरा जो उनका वेस्टर्न आउटलुक से उनका जो ये एक प्रोसेस थी। ही न्यू दैट कि हाउ टू इंटीग्रेट द पीपल एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने वो इंटीग्रेशन टाइम जो पॉलिसी एक्वायर्ड की है, दैट इज रिमार्केबल एंड दैट वाज द रीजन ये some of the princely state without any hesitation they integrate with India. मैंने जैसे बोला, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि all princely state were very strong, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ये था कि उनका अराजकता, लेकिन वो होने के बाद सी उसमें लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। उनका लैंग्वेज कल्चर दो इट वाज डिवाइडेड, लेकिन उस समानता थी। जैसे कि होलकर एमपी में जाके गए, लेकिन आज भी हमारे महाराष्ट्र के लोग उनको पहले तो सिंधिया कुटुंबी है, वो आज भी मराठी बोलते लेकिन उधर है। तो वो ये जो बॉन्डिंग है वो तभी भी थी, इसीलिए वो इंटीग्रेशन होने में ज्यादा ये हो दिक्कत नहीं। एंड देन लेटर वंस इंटीग्रेट एंड व्हेन दे पार्ट ऑफ इंडिया नाउ, व्हाट ब्रिटिशर थॉट, इनफैक्ट अभी उनके ही जैसे बोलते हैं ना कि ब्रिटिशांचा सूर्य मावळत नाही, परंतु आता नाउ दे आर इन अ डिक्लाइनिंग पावर. सो दिस इज नेचर टेक्स रिवेंज ना। तो एक बहुत अच्छा इंसाइट आपने हमें दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स पे। जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे है कि ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये थॉट्स आज भी कितने वैल्यूएबल हैं? मैंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, डिफेंस के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के आज भी उतना ही रिलेवेंस है जितना उस टाइम थी। इसलिए वो महामानव है, क्योंकि महामानव की हर लफ्ज, सब जो वर्ड्स है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन दैट इज अ गाइडिंग फोर्स। तो उन्होंने उसमें यही देखा है कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय हित और नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट, और उस तरह से जो प्रोविजन लेके बनाई है। इसलिए बाबा साहब का जो रिलेवेंस है वो आज भी है। आप चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल वुमेन्स इमेंसिपेशन, wherever you go you have to refer him because the kind of work he has done for the nation building. And that's why and see, after all, what is national security? जिस देश में जो लोग, सर आप जैसे बोलोगे, अब देखिए इसराइल का 90 लाख लोग हैं, नॉट मोर देन 1 करोड़, लेकिन द काइंड ऑफ उन्होंने लास्ट 600 डेज में अराउंड कितना हो गए, 60,000 से ज्यादा लोग उन्होंने मारा है। सो दिस इज नॉट डेवलपमेंट ना। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। हमारे जो होगा डेमोक्रेटिक, वन वैल्यू वन वोट, मैंने वो छोड़ गया वो वन वैल्यू। हाँ, मैंने बोला कि वन वोट वन वैल्यू, सिंगल जुडिशियल सिस्टम, single administrative system, and single citizenship. So this is the beauty of the constitution and beauty of the Baba Saheb Ambedkar, and that's why as long as this is there, this is the relevance of Baba Saheb Ambedkar. जब तक संविधान है तब तक बाबा साहब के थॉट्स है, और जब तक बाबा साहब ने बनाए हुए ये सिस्टम है तब तक देश में एकता और अखंडता बनी रहेगी। और
ये एक नया पर्सपेक्टिव, नया एस्पेक्ट सर ने आज हमें दिया। बहुत सारे लोग शायद इससे अनभिज्ञ भी होंगे, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर विजय खरे सर, आपने इतना बेहतरीन रिसर्च किया है। और हालाँकि ये इंटरव्यू बहुत लंबे समय तक हम कर सकते हैं, कोशिश भी करेंगे कि कभी बहुत लंबा इंटरव्यू हर टॉपिक पे जो है उनके थॉट्स को और एलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज समय की सीमा को देखते हुए हम यहीं पे रुकते हैं। लेकिन डॉक्टर विजय खरे सर ने एक बेहतरीन परसेप्शन इस देश को दिया है, और एक ये जो कोर्सेज शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि ये एक अपना अपने आप में एक इनोवेशंस है। और आप जो भी युवा इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, सौदी अरब पुण्य विद्यापीठ में ये कोर्सेज है, और आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सर, आप हमारे बीच में और अपना इतना अच्छा इंसाइटफुल आपने हमसे शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड जय भीम।